बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा लास्ट में लेक्चर नंबर 8 तक हमने चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया था अपना। और चैप्टर नंबर 3 से रिलेट जो है वो तमाम टॉपिक्स हमारे कवर हो गए थे। आज आपका चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट है और चैप्टर नंबर 4 है आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है क्या। अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के नाम पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर, लेक्चर्स के अंदर सुनते हैं रेगुलरली बेसिस पर। ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कोई भी एलिमेंट है, इस तरह के आपके मोर देन 110 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की अपनी एक अलग नेचर है, अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। केमिकली भी अलग नेचर का है, वो फिजिकली भी अलग नेचर का है। लेकिन मुख्तलिफ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि नेचर में एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस। जिस तरह हर ह्यूमन जो है, हर इंसान जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है दिखने में, ठीक है, बोलने में, चलने में, सोचने में। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं मुख्तलिफ इंसानों के अंदर। ठीक है, किसी की नेचर वाइज कॉमन होते हैं, किसी की फील्ड सेम होती है, किसी की फिजिकल अपीयरेंस दिखने में सेम होती है, किसी का फेस मिलता जुलता होता है। तो इसी तरीके से जो है वो एलिमेंट्स के अंदर है कि एक एलिमेंट दूसरे से तो डिफरेंट होता है लेकिन हर एलिमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिसेंबल करती हैं। तो जो एलिमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो हम उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं, तो हम उनकी ग्रुप बना देते हैं। तो इसी तरह और ये जो एलिमेंट्स के ग्रुप बनाना, उनको अरेंज करना और उनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर रखना, ये आपके पास कहलाता है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ग्रुप बनाकर जो सेम नेचर के एलिमेंट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिसेंबल करती हुई हैं, उनको एक ही ग्रुप में रख देना। जो डिफरेंट नेचर के हैं उनको अलग ग्रुप में रख देना। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में क्या डिफरेंस है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या डिफरेंट है, तो ये चीज आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट कहलाती है। तो एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप में रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए। किसी ने कोई लॉ दिया, किसी ने कोई लॉ दिया, लेकिन वो लॉज आहिस्ता आहिस्ता फेल होते गए अंटिल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तक। तो यहाँ पर आप उन्हीं लॉज को डिस्कस करेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी नेचर्स को, की नेचर को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 64 पर, अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे उसमें पेज नंबर 64 पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो वो पीरियोडिक टेबल कैसा था उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इस लेक्चर के अंदर आपके पास है पीरियोडिक लॉ। और पीरियोडिक लॉ जो आपके पास टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स, वो आपका पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 till 8। 1 till 8 तक की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पर 8 है ये। इसके अलावा सम बेसिक डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं। ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होता है और जिसमें है आपके पास पीरियोडिक लॉज और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। जैसे कि मैंने बताया कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लॉज बने थे तो इन्हीं में सबसे पहला लॉ जो दिया था वो दिया था डॉब्रेनियर ने, जिसको हम लॉ ऑफ ट्राइएट कहते हैं, या डॉब्रेनियर जो है वो ट्राइएट्स भी कहा जाता है। In 1829, a German chemist Johann Wolfgang Dobrenier found out the relationship between the atomic masses and the properties of elements for the classification of elements. He arranged similar elements into the groups of three. These families of three elements are known as Dobrenier triad. देखिए 1829 में जर्मन केमिस्ट थे जोहान डॉब्रेनियर। इन्होंने ये चीज जो है फाइंड आउट करी कि एलिमेंट का आपस में सिमिलर होना उनकी एटॉमिक मासेस पर भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक आपको लॉ बनाकर दिया कि किन किन एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं, और उस लॉ को हम कहते हैं डॉब्रेनियर ट्राइएट। सबसे पहले तो उन्होंने एटॉमिक मास को फाइंड करने का तरीका बताया इस लॉ के अंदर कि अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
तो इनका लॉ क्या था, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड, ट्राइड कहते हैं तीन का ग्रुप, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ट्राइड का मतलब है किसी भी तीन चीजों का ग्रुप। तो सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिकल मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। इनका बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी ट्राइड के अंदर तीन एलिमेंट का ग्रुप लें और अगर हम उस ग्रुप में से पहले और तीसरे, फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास जो एटॉमिक मास आएगा वो सेकंड वाले का होगा। आई रिपीट कि अगर हम पहले एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, तो जो आपके पास एटॉमिक मास आएगा वो सेकेंड एलिमेंट का होगा। ये इनका लॉ था किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए। जस्ट लाइक इन्होंने एक ग्रुप बनाया क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन का, जो कि आपके ग्रुप नंबर 7 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं बेसिकली ग्रुप के अंदर। क्लोरीन फर्स्ट नंबर पर आता है, ब्रोमीन सेकंड नंबर पर आता है, आयोडीन थर्ड नंबर पर। अब हमें फॉर एग्जांपल ब्रोमीन का एटॉमिक मास नहीं पता जो कि सेकंड नंबर पर आता है, तो हमने क्या किया इनके लॉ के हिसाब से कि क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस को प्लस कर दिया आपस में। यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपका 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है आपके पास 126.9। इन दोनों के एटॉमिक मासेस को हमने प्लस किया और 2 से डिवाइड करवा दिया। तो जो एटॉमिक मास आया वो किसका आया, ब्रोमीन का, जो कि आपका 81.2 है। 35.5 और 126.9 को अगर आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो एटॉमिक मास आ जाएगा वो आपके पास ब्रोमीन का एटॉमिक मास आ जाएगा। ये इनके लॉ के हिसाब से था जो कि सही भी था। और ब्रोमीन ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो होता है, वो जो रियल एटॉमिक मास होता है ब्रोमीन का, वो 79.9 होता है, जो कि काफी करीब है। तो यहां पर इनका लॉ किसी हद तक एप्लीकेबल था। इसी तरह उन्होंने फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का ग्रुप बनाया। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है वो लिथियम का एटॉमिक मास नहीं पता, तो आपने क्या किया, सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस को आपस में प्लस करके 2 से डिवाइड करवाया, ठीक है। ग्रुप जो है आपका उसमें लिथियम आपका पहले नंबर पर आता है, सोडियम सेकंड नंबर पर और पोटेशियम आपका थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो आपने लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस को प्लस किया 6.9 प्लस 39.1 और उसको 2 से डिवाइड करवा दिया। तो आपके पास जो एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा, सोडियम का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये इनका लॉ था किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने का। देखें ये लॉ किसी हद तक तो एप्लीकेबल था, बट ये हर एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। बहुत सारे एलिमेंट उस वक्त भी ऐसे फाइंड आउट हुए जिसमें जो है हमने दो एलिमेंट को आपस में प्लस करके जब एटॉमिक मास निकाला तो वो तीसरे का एटॉमिक मास नहीं था, गलत आ रहा था, जिसकी वजह से ये लॉ बाद में फेल हो गया। और उसके बाद एक दूसरा लॉ आया जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन 1864 John Newland, an English chemist, reported his law of octave. He arranged the element in order of increasing atomic masses. और उनका एटॉमिक जो है वो लॉ क्या था, if the elements are arranged in ascending order of the atomic masses, then the every 8 element starting from any point approximately, देखें इनका लॉ बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। मैं आपको जो है वो ग्रुप के ऊपर अलग से इसकी स्नैप दे दूंगा इस लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो आप उसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर के अंदर जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके सेंटेंस के अंदर। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव में बेसिकली ये इनका लॉ क्या था, मैं आपको लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि उन्होंने बोला कि अगर हम एक एलिमेंट्स को अरेंज करें बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक मास सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जिस तरह फॉर एग्जांपल लिथियम है, ये सबसे छोटा एटॉमिक मास है, ये पहले आया, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन। इस तरह बाय इंक्रीजिंग अगर हम एटॉमिक मासेस को अरेंज करें तो हर 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा।
उसका जो केमिकल नेचर है वो पहले वाले एलिमेंट के केमिकल नेचर की तरह होगा। ठीक है, एटॉमिक मास इक्वल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब उनका जो केमिकल नेचर है वो उनका सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। अगर हम आज भी अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 1 के अंदर, क्योंकि इनकी केमिकल नेचर सेम होती है। तो इन्होंने किसी भी एलिमेंट के केमिकल नेचर को जज करने का तरीका क्या बताया था कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी केमिकल नेचर पहले वाले एलिमेंट के केमिकल नेचर से सिमिलर होगी। जैसे ये लिथियम है, यहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हर 8वां ये जो सोडियम है ये 8 एलिमेंट है, इसकी नेचर किससे, लिथियम के जैसी होगी, केमिकली ये लिथियम से रिसेंबल करता होगा। इसी तरह अगर हम बेरिलियम से काउंट करना शुरू करें तो यहाँ पर यहाँ तक 7 और ये मैग्नीशियम आपके पास आएगा 8 रैंक के ऊपर, तो इसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से रिसेंबल करती होगी। इसी तरह अगर हम बोरॉन से देखें तो बोरॉन की प्रॉपर्टी नंबर 1, जो बोरॉन की जो भी केमिकल नेचर है एल्युमिनियम की नेचर उससे रिसेंबल करती होगी, क्योंकि ये हर 7वें के बाद 8 एलिमेंट है एल्युमिनियम। तो ये उनका मेथड था किसी भी दो एलिमेंट के अंदर केमिकली रिसेंबलेंस चेक करने के लिए कि वो केमिकली किस तरीके से एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं। तो बेटा इनका ये लॉ एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये जो उन्होंने टेक्निक बताई थी ये टेक्निक सिर्फ शुरू के 16 एलिमेंट के ऊपर तो अप्लाई हो रही थी, बाकी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रही थी। बाद में जब फर्दर फाइंडिंग्स की गई तो जो 17 रैंक पर आपका एलिमेंट आ रहा था उस 17 रैंक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से रिसेंबल नहीं कर रही थी। ठीक है, 17 रैंक पर जो क्योंकि ये सारे एलिमेंट आपके 16 तक है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 16 है। अब जो 17 एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी जो है इनके लॉ के हिसाब से एल्युमिनियम से सिमिलर मैच करनी चाहिए थी, बट वो मैच नहीं कर रही थी, तो इस वजह से उनका ये लॉ फेल हो गया। तो इनके लॉ में जो है डिस्क्रिपेंसीज यानी कि जो मिस्टेक्स थी वो क्या थी, एक तो इन्होंने अपने टेबल के अंदर हाइड्रोजन को इंक्लूड ही नहीं किया था, हालांकि हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन की यहाँ पर कोई जगह नहीं बनाई थी उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर। दूसरा, दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं था लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। 16 तक तो ये लॉ अप्लाई हो रहा था, लेकिन 17 से जो है वो लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ये लॉ आपका फेल हो गया मैनलीफ इनका न्यूलैंड्स का। तो बेटा ये दो लॉ थे जिनकी स्टेटमेंट एग्जाम में आती हैं। अब इसके बाद जो आपके पास लॉ था वो था मैनलीफ पीरियोडिक लॉ। बेटा मैनलीफ पीरियोडिक लॉ जो है वो उस वक्त का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पीरियोडिक लॉ था, और इस लॉ के अंदर जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी एलिमेंट्स की और जिस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया था वो काफी सक्सेसफुली अरेंज किया था, और ये लॉ काफी अरसे तक पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, बट बाद में कुछ अरसे के बाद इस लॉज में भी मिस्टेक्स फाइंड आउट हुई और इसकी वजह से ये लॉ जो है वो फेल हो गया, और फिर आपके पास जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये वो लॉ है जो आज तक पढ़ाया जाता है, जिसमें जो है वो अभी तक कोई मिस्टेक्स फाइंड आउट नहीं हुई है, जो कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट लॉ है एलिमेंट्स को अरेंज करने का। लेकिन क्योंकि मैनलीफ अपने वक्त का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पीरियोडिक लॉ था और उन्होंने जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल वे से जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इस वजह से ये लॉ आपके कोर्स में इंक्लूड है। इसमें भी उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वही बात है कि इन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करके अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल arrange the elements in 12 horizontal rows called periods and 8 vertical column called group. The 8 group were further divided into subgroup. उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रॉस और ग्रुप बनाए। मैं आपको इनका पीरियोडिक टेबल दिखा दूं, ये इनका पीरियोडिक टेबल था। ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये आपकी कहलाती हैं पीरियड्स। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 12 पीरियड्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है,
कि पीरियड के अंदर हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे हाइड्रोजन एक पीरियड में आ रहा है, बेरिलियम भी इसी पीरियड में आ रहा है, बोरॉन भी इसी पीरियड में आ रहा है, लेकिन ये सारे केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। और ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में काफी हद तक रिसेंबल करती हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं। तो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 12 पीरियड्स थे, यहां पर आप देख रहे हैं 12 पीरियड्स हैं, और 8 ग्रुप्स थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और एलिमेंट्स को इस मेथड से इन्होंने अरेंज किया था। ये पीरियोडिक टेबल बेटा जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको सिर्फ पता लग जाए कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके का था मैनलीफ का। इसको आपको कॉपी में ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स जो थे पीरियोडिक टेबल के, इट हैज 8 कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड। 8 कॉलम्स थे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर और 12 रॉस थी, जिसको हमने कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं और रॉस को हम पीरियड कहते हैं। एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। हर कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद थे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा एक कॉलम है जिसको हम ग्रुप कह रहे हैं, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। यही बात इस पॉइंट में एक्सप्लेन की गई है। वैकेंट स्पेसिस फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर अंटिल देन ही प्रपोज देयर नेम एज एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। अब देखें बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप के अंदर कुछ जगहों पर वैकेंट स्पेसेस नजर आ रही हैं, यानी कि डैश डले में। ये स्पेसेस मैनलीफ ने खुद छोड़ी थी, ये एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन मैनलीफ की प्रेडिक्शन थी कि आने वाले वक्तों में ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि जिस तरह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे ग्रुप में मौजूद हैं, तो इसी तरह इसी ग्रुप के अंदर 9 और 10 जगह पर 9 और 10 पीरियड के अंदर भी कुछ एलिमेंट को डिस्कवर होना है, और ऐसे एलिमेंट अर्थ में होने चाहिए, लेकिन उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने उसकी जगह स्पेसेस छोड़ दी कि अगर वो जब डिस्कवर हो जाएं आने वाले कितने भी सालों में, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी कि अगर वो डिस्कवर हो जाएं तो उनको इस ग्रुप में इन स्पेसेस में रख दिया जाए। और ये इनकी प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेट थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनलीफ के वक्त में बोरॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, सिलिकॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, एल्युमिनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था। ये एलिमेंट दुनिया में तो मौजूद थे ऑब्वियसली, लेकिन लोगों को पता नहीं था, डिस्कवरी नहीं हुई थी इसकी, ये एलिमेंट मौजूद भी हैं। तो ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए और बाद में इन एलिमेंट्स को जो उन वैकेंट स्पेसेस जो उन्होंने छोड़ दी थी वहां पर फिट कर दिया गया। तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी मैनली पीरियोडिक टेबल के अंदर कि उन्होंने आने वाले एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी अपने पीरियोडिक टेबल में की थी, जिसकी वजह से रिसर्च करना आसान हो गया और न्यू एलिमेंट को डिस्कवर करना पॉसिबल हुआ। The group number indicate the highest electrovalence that can be attained by the element of that group. अब ग्रुप नंबर किस चीज को बताता है? ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि जो आपके पास एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने बिल्कुल अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी है कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से जो है वो एटम में पुट करते हैं, अपने उसके शेल्स के अंदर जो है वो एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर ये बताता है कि एक एलिमेंट जो है आपके जो एलिमेंट किसी भी शेल के अंदर मौजूद है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रीवियस लेक्चर पर जाऊं तो ये आपका सिलिकॉन था। अब देखना है सिलिकॉन के आखिरी शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आपका आएगा? आपका ग्रुप नंबर 4 के अंदर। इसी तरह सोडियम है, सोडियम के आप आउटर मोस्ट शेल में देख रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सोडियम अपने कौन से ग्रुप में होगा? ग्रुप नंबर 1 के अंदर। तो मैनलीफ ने भी यही बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सोडियम Na,
ये कौन से ग्रुप के अंदर है? ग्रुप नंबर 1। तो हर ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस बताता था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने भी मौजूद होंगे वो उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर देख लें सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आ रहा है? 4 ग्रुप के अंदर। तो अभी के पीरियोडिक टेबल में भी यही होता है कि जो आपका ग्रुप नंबर है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बेटा ये आपका मेनली पीरियोडिक टेबल था, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ, इसमें क्या डिफेक्ट्स थे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस काम को अपना टाइमली कंप्लीट रखें, कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।